हाय एवरीवन। तो आज हम 6 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड आई होप कि मेरी वॉइस ठीक आ रही हो। मैं मतलब आई एम स्पीकिंग लाउडर, जितनी बोल सकती हूँ मैं तेज़ी से। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया इंसिस्ट ऑन फुल पुल बैक, वार्न्स अगेंस्ट फर्दर एक्शन। अभी आपको पता है कि एससीओ के साइडलाइंस में जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर है वही फेंगी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, राजनाथ सिंह को, कि आप हमसे साइडलाइंस मीटिंग कर लें। तो 2 घंटे 20 मिनट तक की मीटिंग चली थी। तो उसमें इंडिया ने क्या इंसिस्ट किया है? इंडिया ने चाइनीज़ को बोला है कि वर्क विद द इंडियन साइड for complete disengagement at the earliest from all friction areas including Pangong Lake, as well as de-escalation in border areas in accordance with the bilateral agreements and protocols। ठीक है, तो आपको ये complete क्या करना पड़ेगा? डिसंगेजमेंट जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी ऑल फ्रिक्शन एरियाज, चाहे वो पेंगोंग सो लेक है या फिर और जगह पे है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, बाकी ये जो सिचुएशन है अभी, दैट शुड बी हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबली एंड द नीदर साइड शुड टेक एनी फर्दर एक्शन। अभी किसी भी साइड से दोबारा ऐसा कोई एक्शन ना ले, ताकि जो बॉर्डर एरिया पे सिचुएशन है और ख़राब हो जाए। तो ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, एससीओ के बारे में मतलब एक बार जस्ट फॉर रिवीजन मैं बता देती हूँ। काफ़ी बार हमने लगातार 5-6 दिन से, हम 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए, इसको डिस्कस कर रहे हैं। एससीओ को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था, ये मतलब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? शंघाई में। इनको S5 बोला जाता है क्योंकि 5 कंट्री ने किया था पहले, लेकिन जो इनका हेडक्वार्टर है वही मेन याद रखने की चीज़ है कि कहाँ है वो। शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। ठीक है, इट्स इन बीजिंग। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को काउंटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद यहाँ की कैपिटल उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे। और बाकी मैंने जो ट्रक से पिक करके स्कूल ले गए वो वाला मैंने ट्रिक बताया था, तो यू शुड रिमेंबर कि इसके मेंबर्स को कैसे याद रखना है। और आप इसकी जो अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब ये आया था, फॉर्मलाइज कब हुआ था, तो वो आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और नहीं बताना है तो आप नोट कर सकते हैं, और या फिर आपको याद हो गया होगा तो इट्स नो नीड टू डू एनीथिंग। तो दूसरा जो था ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा था G20 के बारे में। ठीक है, G20 मैंने बोला था कि इसको कॉन्टिनेंट वाइज हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं। तो वो आप उसको एक बार दोबारा से वो लेक्चर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। 4 या 3 मई का ही है वो। तो उसमें G20 के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से उसमें कंट्रीज़ हैं, ये देखो। और इसका अगर मैं वो बताऊँ, G20 की जो इस बार जो थीम थी वो क्या थी? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। और इसके अलावा एक और मीटिंग हुई थी जो USISPF। ठीक है, USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर फोरम की भी मीटिंग हुई थी। इसमें भी यही था कि इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये आपका क्विक रिवीजन ये हुआ। इसके अलावा भी मैंने 2 बताए थे कुछ, जो CISTO जो है, CISTO क्या है? जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CISTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO, सॉरी। ठीक है, CSTO। तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो ग्रुप था, इसमें मतलब 6 नेशन थे। पहले इसको क्या बोला जाता था? ताशकंद ट्रीटी। ठीक है, ताशकंद ट्रीटी इसको बोला जाता है, लेकिन 2002 में इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक इसको क्या बना लेना चाहिए? मिलिट्री अलायंस बना लेना चाहिए। और 3 कंट्रीज़ को इससे हटा दिया गया था, अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान को। बाकी इसमें अभी 6 कंट्रीज़ हैं, वो कौन है? रशिया, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1992 से ये क्या आया था, मतलब फॉर्म, इसका आइडिया आया था। नेक्स्ट जो था एक CIS, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो वो इसमें हमने देखा था कि ये इसमें जो ओरिजिन के टाइम पे तो इसमें 10 मेंबर थे, एंड 10+2 आप कह सकते हैं। ठीक है, 10 मेंबर ओरिजिन के टाइम पे, 2 जो कैसे थे? ये थे फाउंडिंग नॉन मेंबर्स। ठीक है, और बाकी इसमें अभी अगर बात करें तो टोटल मेंबर इसमें 9 सदस्य हैं। इसमें जो बताए थे कि आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा था, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। दूसरी
ये हो गया हमारा रिवीजन 4 मिनट में, ठीक है। अब जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। आफ्टर ईयर्स गवर्नमेंट प्लान्स न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ इंडिया जो बिगेस्ट डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, सच एज ICICI एंड IDBI, IFCI एंड IRBI इधर री इन्वेंटेड दमसेल्स और फेडेड अवे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे आर प्लानिंग टूवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू DFI इसेंशियली टू फिल द गैप इन लॉन्ग टर्म फिनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए वो एक जो ये देख रहे हैं न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसका सेटअप वो करने जा रहे हैं। एंड प्रपोज DFI विल बी यूज टू फिनेंस बोथ सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को ही फिनेंस करेंगे ये। एंड प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत ये होगा। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्हेन कंपेयर्ड विद बैंक्स अ DFI प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। ये जो करेंगे कि कैसे बैंक से अलग होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर सोशल और जो मतलब सामाजिक के साथ साथ आर्थिक अवसंरचना है उसके लिए भी क्या करेंगे, ये वित्त प्रदान करेंगे, ठीक है। वेयर रिस्क में बी हायर देन व्हाट द ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सिस्टम में बी विलिंग टू बेयर, रेजिंग फंड्स फॉर अ स्टेट ओन DFI विल बी इजी बट द टॉप मैनेजमेंट में बी रिस्क अवर्स फेयरिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये है। और अ प्राइवेट DFI विद माइनॉरिटी गवर्नमेंट स्टेक विल इंक्रीज इट्स एपेटाइट फॉर रिस्क भी इससे हो सकता है। ये नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ थी वो देख लेते हैं। स्टीडी राइज इन शेयर ऑफ जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, तो NCRB की अभी रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, आपको पता है NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इन्होंने बोला है कि हमारे जो दैनिक मजदूर हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। 23% इन 2019 और 23.4%, ठीक है। तो ये स्टीडली राइजिंग हो रहा है नंबर। एट नियरली अ क्वार्टर ऑफ द सुसाइड्स वर 32,563। तो डाटा जो है ये डाटा फॉर डेली वेज अर्नर्स एक्सक्लूड एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर लेबरर्स नहीं है। एंड तमिलनाडु में देखने को मिला है मोस्ट नंबर ऑफ सुसाइड बाय डेली वेज अर्नर्स, 5,186 जो दैनिक मजदूर हैं उन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया। महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना एंड केरला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि साउथ इंडियन स्टेट में ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। एंड जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स मेड अप द सेकेंड लार्जेस्ट चंक अमंग सुसाइड डेथ्स, ठीक है। सुसाइड डेथ्स में हाउस वाइफ्स आ रही हैं, वो भी सबसे ज़्यादा जो है सुसाइड कर रही हैं। एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स आर सेपरेटेड सब कैटेगरी अंडर पर्सनस वर्किंग इन द फार्मिंग सेक्टर एंड अकाउंटेड फॉर 3.1% ऑफ द टोटल सुसाइड इन 2019। अब NRCB ने कब से स्टार्ट किया था इसको कैटेगराइज करना कि जो डेली वेजर्स हैं उनको अलग करना है इन इट्स एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड डाटा, ठीक है, ओनली इन 2014। तो 2014 में ही उन्होंने ये अलग किया। दैट ईयर दे मेड अप 12% ऑफ सुसाइड डेथ्स बट द फिगर हैज़ बीन राइजिंग शार्पली सिंस 17। तो काफ़ी ज़्यादा शार्प कर रहे हैं ये जो फिगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो NCRB रिपोर्ट्स डिवाइड सुसाइड्स इनटू 9 कैटेगरीज, है ना। सुसाइड्स को इन्होंने 9 कैटेगरीज में मतलब जिन के हो रहे हैं वो उसको बांटा हुआ है। एक तो डेली वेजर्स का, दूसरा हाउस वाइफ्स का, एंड पर्सन एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर, जिसमें मैंने बताया आपको जो फार्मर्स है, लेबरर्स है, वो आते हैं। एंड दैट्स आर लिस्टेड अंडर द प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, रिटायर्ड पर्सन्स and unemployed and other persons. This data depicts only the profession of persons who have committed suicide and has no linkage whatsoever regarding cause of suicide. तो एक बार NCRB के बारे में भी देख लेते हैं, कब इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी। तो NCRB set up in 1986 under the Ministry of Home Affairs to function as a repository of information on crime and criminals, so as to assist the investigator, ठीक है। तो मतलब 1986 में हुई थी ये इस्टेब्लिश, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर। और ये क्या करती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, जो मतलब सेटअप किसके बेस पे हुई थी, नेशनल पुलिस कमीशन ने रिकमेंड किया था और दी MHA टास्क फोर्स 1985 में, उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुई थी। और जो एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक ऑफ क्राइम अक्रॉस द कंट्री ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है, जो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्राइम ब्रांच की। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट एंड बीइंग पब्लिश सिंस 1953। कब से पब्लिश हो रही है, 1953 से पब्लिश हो रही है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एंड इट सर्व्स एज अ क्रूशल टूल्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस कंट्री। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश जम्प्स 10 प्लेसेस टू रैंक सेकंड इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और वो मतलब 12 उसकी रैंक थी 2017-18 में, और 12 से अभी सेकंड रैंक पे 2019 में है। क्यों है वो भी हम देखेंगे, क्या रीज़न है इसके। एंड उड़ीसा टू प्रोटेस्ट रैंकिंग यूज़र फीडबैक न्यू फैक्टर, वो कह रहे हैं कि यूज़र फीडबैक न्यू फैक्टर मतलब इसमें डाला गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो यूज़र का जो फीडबैक है वो पोर्टल में जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन्होंने इसको अपोज किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फीडबैक भी टाइम पे डाला है ना, तो ये सब जो फैक्टर थे वो थे। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। आंध्र प्रदेश नंबर 1, गुजरात एंड हरियाणा स्लिप। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और स्टेट ऑफ इंडिया is the annual ease of doing business state index of states and union territories of India। ठीक है, तो इसमें यूनियन और यूनियन टेरिटरीज यूटीज़ और स्टेट की जो भी इंडेक्स है वो आती है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीशन परसेंटेज स्कोर्स ऑफ एक्शन आइटम्स। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स। तो सिंपली बस ये याद रखना, जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है उसके तहत क्या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत BRAP के तहत इसको कौन रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ करते हैं DIPP। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और साथ में कौन, वर्ल्ड बैंक। एंड 2015 से। ठीक है, और क्या है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स इन कंप्लीटिंग एनुअल रिफॉर्म एक्शन प्लान। जो भी मतलब उनके एनुअल रिफॉर्म एक्शन प्लान होते हैं 8 कीज एरिया में, विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वेरी एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2017 और 2016 का जो रिफॉर्म प्लान था उसमें 372 और 340 एक्शन पॉइंट्स को लिया गया था। एंड द वर्ल्ड बैंक रैंक्स इंडिविजुअल नेशंस ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ये तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, इंडिविजुअल नेशंस को रैंक करता है। एंड जो स्टेट्स की जो रैंकिंग होती है इज़ नॉट डन ऑन द सेम क्राइटेरिया रैंकिंग ऑफ नेशंस। ठीक है, नेशंस की रैंकिंग डिफरेंट होती है, स्टेट की रैंकिंग अलग होती है। एंड रैंकिंग ऑफ स्टेट डज नॉट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बिजनेस कंड्यूसिव नेचर ऑफ द स्टेट्स। लेकिन वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट, ये नहीं है कि मतलब कोई स्टेट, अगर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ गया तो वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है, मतलब पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया तो वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है ना, और बाकी के स्टेट जैसे तेलंगाना और ये हैं तो ये इन्फीरियर है, ऐसा नहीं है ये। बल्कि ये रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर आंध्र प्रदेश और यूपी ने अच्छा काम किया है तो दे आर विलिंगली, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट में एक रिफॉर्म प्रोसेस ला रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, विलिंगनेस शो कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इससे शो करता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो न्यूज़ में ही देख लेते हैं। ये टॉप गेनर्स तो हमने देख ही लिए हैं। उत्तर प्रदेश 2017-18 में 12 थी, रैंक 2019 में क्या हो गई, 2 हो गई। हिमाचल प्रदेश 16, 7। दिल्ली की 23 थी और 2019 में 12 हो गई। लक्षद्वीप ने भी बहुत अच्छा काम किया, 2017-18 में 34 एंड 19 में 15। देन अंडमान एंड निकोबार। और अभी जो क्या फैक्टर है इसके ये देख सकते हैं। टॉप लूजर्स जो हैं वो कौन है, मतलब यही है, यहाँ पे इन्फीरियर नहीं समझना, बस ये कि ये लोग अपना मतलब इतने जल्दी कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा जो है 14 से 29 पे चला गया, इसीलिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हरियाणा जो है 3 से 16 पे चला गया। कर्नाटक की 2017-18 में 8 थी, रैंक 2019 में 17 हो गई। बिहार 18 एंड 26। ठीक है, तो याद है। केरल अभी ने भी कुछ खास नहीं किया है। एंड द स्टेट रोज अप द रैंक्स बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू बेटर इम्प्लीमेंट अ रेंज ऑफ रिफॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी इसमें ध्यान दिया है। ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड factoring in user feedback to check progress on reforms was a key change in the methodology this year। ठीक है, तो यही की चेंज इसमें था। एंड सम स्टेट दैट स्लिप्ड attribute their low ranks to that। ठीक है, तो इसी वजह से ये बोल रहे हैं। त्रिपुरा, सिक्किम एंड उड़ीसा प्लेस्ड एट द बॉटम अकॉर्डिंग टू द फोर्थ, ये फोर्थ है। ठीक है, एक और फैक्ट हो गया, फोर्थ स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है। ठीक है, पहला तो यही हो गया सिंपल कि DPIIT के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ स्टेट्स। फोर्थ एडिशन है। आंध्र प्रदेश की पहला नंबर है, यूपी का दूसरा नंबर है, तेलंगाना का थर्ड नंबर है। लूजर्स में जो आ रहे हैं स्टेट में वो उड़ीसा आ रहे हैं। और 2014 में अगर हम वैसे नेशनल की बात करें, मतलब नेशन वाइज बात करें, तो 142 पे थे हम। ठीक है, 2014 में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। और 2019 में कितने पे थे हम, 2009 63 है ना, 63rd हमारा वो था नंबर। तो अब ये है। और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो देख लेते हैं
स्टेट्स वर रैंक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन 180 रिफॉर्म्स इनिशिएटिव। तो 180 रिफॉर्म इनिशिएटिव में है अक्रॉस 45 बिजनेसेस रेगुलेटरी एरियाज इंक्लूडिंग ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, की जानकारी की उपलब्धता आसानी से हो जाए, पेइंग टैक्सेस, ऑब्टेनिंग यूटिलिटी पर permits and contract enforcement, labor and construction permit enabled single window approval system and land administration। ठीक है, तो इस वजह से ये इस आधार पे इनको रैंक किया जाता है। एंड जो यूपी गवर्नमेंट ने बोला है इन अ रिलीज सेट इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 186 ऑफ द रिफॉर्म सजेस्टेड बाय DPIIT। तो इन्होंने 186 रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है, अंडरलाइनिंग दैट इट्स निवेश मित्रा। ठीक है, तो ये निवेश मित्रा इसका नाम है। क्या है ये? सिंगल विंडो पोर्टल है, सिंगल विंडो पोर्टल है। वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैटलिस्ट फॉर इट्स रैंक सिंगर जंप। ठीक है, तो ये जो रैंक 12 से 2 आई है, तो उसका ये निवेश मित्रा ने काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल निभाया है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें थी। इन जूम एरा टीचर्स डे इवेंट्स मूव ऑनलाइन। ठीक है, तो कल टीचर्स डे था एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू अगेन। मतलब कल शायद मैंने बोला नहीं था, बट हमेशा ही है ना। तो आप सबसे पहले हेल्थ सिस्टम बिजी डीलिंग विद कोविड, गवर्नमेंट लॉन्चेस कैंपेन टू चेक डेंगी। ठीक है, तो जो डेंगी है वो भी मतलब क्या हो रहा है, कोविड-19 के साथ साथ होता जा रहा है। और इसके अलावा भी चिकनगुनिया और जो और ज़्यादा डिजीज़ हैं तो उसके आउटब्रेक भी हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी से मतलब बोला जा रहा है कि उसको क्या करे, गवर्नमेंट एक कैंपेन लॉन्च कर रही है। द कैंपेन वाज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने किया था कि स्टार्ट द कैंपेन बाय इंस्पेक्टिंग हिज ओन रेजिडेंस फॉर स्टैग्नेंट वाटर, है ना। तो आपको पता था कि उसमें क्या किया था उन्होंने कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन अगेंस्ट डेंगी एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज ऑन संडे। एंड देयर वर 2036 cases of dengue in Delhi last year and 2 related deaths and Delhi government said in a statement। ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर में ही मेन होता है, इसलिए हमको हमारा जो पानी है ऐसा नहीं है कि वो मतलब गंदे पानी में आए या उसमें आए, है ना, जो बहुत दिनों का, ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपना पानी जो है उसको कवर करके रखना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए। एंड ट्रम्प सेज इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन वेरी नेस्टी, ऑफर्स हेल्प इंडियन अमेरिकन्स विल वोट फॉर मी सेज ट्रम्प, क्लेम्स ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम मोदी। ठीक है, तो ये ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी नेस्टी हो गई है। और जो नवंबर 3 में मतलब जो होने वाले इलेक्शन, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वहाँ पे जो इंडियन सपोर्टर है उनके वोट लेने के लिए मतलब ये मेनली बोल रहे थे। ठीक है, Prime Minister Modi is a friend of mine and he's doing a very good job. Nothing easy, but he's doing a very good job. We're talking, I mean, while we're at it, we're talking about China and India going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. But I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I. And I think a lot of your Prime Minister. तो इनके हमने एक्सप्रेशन भी देख लिए, इन्होंने क्या बोला, किस तरह से बोला। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो न्यूज़ है, राजनाथ अराइव्स इन तेहरान टू डिस्कस डिफेंस टाइज विद ईरान काउंटर पार्ट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे US की साइड से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिया की। और यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अभी सबको पता है कि जो ईरान से जो रिलेशन है USA के, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, जो एक बार न्यूक्लियर जो डील थी उससे भी पुल आउट कर लिया था इन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो अभी यह है कि जो राजनाथ सिंह है वो डिस्कस करने गए हैं डिफेंस टाइज विद ईरान काउंटर पार्ट। ओके, एंड कंबाइंड मीटिंग ऑफ CSTO and the Commonwealth independent state member, the defense minister had called the greater dialogue between the countries in the Persian Gulf, and India has vital interest in links of civilization and culture with all states in the Persian Gulf. We all upon countries in the region, all of the which are। ठीक है, तो ये सारे तो हमको पता है स्टेटमेंट की क्या क्या होते हैं ये। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो लिखा है, the Iranian Navy briefly seized control of a Liberian flagged oil tanker in what the US said were international water near the Strait of Hormuz
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये क्या लिंक करता है, पर्शियन गल्फ को लिंक करता है विद द गल्फ ऑफ ओमान टू द साउथ एंड बियॉन्ड द अरेबियन सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो गल्फ कंट्रीज़ में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अमिड टेंशन इन पर्शियन गल्फ, तो टेंशन इतनी क्यों रहती है यहाँ पे, सबसे मेन रहती है ब्लैक गोल्ड को लेके। ठीक है, ब्लैक गोल्ड क्या होता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम को बोला जाता है। मतलब दीज आर द कंट्रीज़ ऑफ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इनके इनके मतलब जॉइंटली ये शेयर भी इनका रहता है, क्योंकि ये जॉइंटली जो है प्रोड्यूस भी करते हैं इनको। तो इनका जियो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस वाले रीजन का, जो पर्शियन गल्फ है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में मैं एक बार मैप में दिखा देती हूँ इसे, पर्शियन गल्फ को। तो ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी पर्शियन गल्फ, इधर ये गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पूरा अरेबियन सी है, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ इधर रेड सी है। और ये जो कंट्रीज़ हैं गल्फ कंट्रीज़ बोली जाती है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स और कतर, बहरीन, कुवैत, और ये इराक और ईरान भी आते हैं। लेकिन अगर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ठीक है, जिसका गठन 25 मार्च 1981 को हुआ था, उसमें जो है ये ईरान और इराक नहीं है। ठीक है, उसमें केवल कौन है, कुवैत, ओमान और जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर और बहरीन है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और उनका जो जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, यहीं पे है। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो क्या है, रियाद, तो यहाँ पे इनका ये है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन क्यों चलती रहती है, पहले तो जो ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में, ये भी इनके भी कुछ खास रिलेशन है नहीं। जैसे आपको पता है कि पहले बीच में अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, जो यहाँ पे कतर है ये कंट्री, ठीक है, कतर की कैपिटल दोहा है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए थे, किसने, सऊदी अरेबिया ने, बहरीन ने, यूएई ने। ठीक है, डिप्लोमेटिक जो टाइज थे वो बिल्कुल समाप्त कर दिए थे, क्या बोल के, क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड और जो अलकायदा ISIS के साथ अपने जो रिलेशन है वो बढ़ा रहे हैं। साथ में इनके जो टाई हैं ये ईरान से भी मतलब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ईरान से अपने रिश्ते जोड़ रहे हैं, इस वजह से अब ईरान से इन वाली सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, और साथ में USA का भी रहता है। तो ये अलायंस जो है सबसे मेन जो है, मतलब विद इन गल्फ कंट्रीज़ में डिस्प्यूट है इनके, ये सारे टेंशन है, चैलेंजेस है। दूसरा क्या है मेजर जो चैलेंज है, वो सऊदी अरेबिया और ईरान का इशू रहता है। ठीक है, ईरान में जो है वो जो पॉपुलेशन है वो क्या है, शिया। ठीक है, शिया जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में है, और जो सऊदी अरेबिया यहाँ पे सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है। तो इसमें इसको लेके मतलब यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में अपना डोमिनेंस कौन रखेगा, उसको लेके यहाँ पे लगातार ये इनमें क्या चलता रहता है, कभी वॉर लाइक सिचुएशन भी हो जाती है। इस तरह से पहले भी मतलब बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, 1975 के अराउंड में जो एक निक्सन एंड कार्टर डॉक्ट्राइन था वो भी किया गया था, है ना, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया था इराक के बाद पार्टी ने। फिर 1979 में जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, 1980 में ईरान इराक का वॉर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कुछ हुई थी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे क्या है, एक हम पैसिव प्लेयर के रूप में यहाँ पे रोल निभा रहे हैं। मतलब हम इनके आपस में जो आपसी जो भी इनके बीच में चल रहा है उसमें हम कुछ नहीं बोलते, हम केवल क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं, और हम विजिट भी कर लेते हैं कंट्रीज़ में। ठीक है, सबसे हम बैलेंसिंग टाइज रख के चलते हैं। और ये कंट्रीज़ की अगर इंडिया की बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन सप्लाई है तो यहाँ से आता है इंडिया को, और 40 बिलियन का जो रिमिटेंस है, 40 बिलियन US डॉलर का जो रिमिटेंस है वो भी हमें इन कंट्रीज़ से आता है। ठीक है, 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था 162 बिलियन US डॉलर मतलब यहाँ से हमको आया था। और बाकी ये कि USA की भी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि ईरान को क्या करना है, इसको मतलब पूरी तरह से आइसोलेट करना है। जो भी कंट्रीज़ अगर इसके साथ टाई अप कर रही हैं, ऑयल अभी भी इंपोर्ट कर रही है अपनी कंट्री में, तो क्या करना है उनको, उन पे भी बैन लगाना है, उनको भी क्या करना है, प्रतिबंधित करना है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और क्योंकि मतलब ईरान ने क्या किया था, चोरी छिपे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको जारी रखा था, तो इस वजह से ये सारे डिस्प्यूट जो थे वो हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अभी इनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, जैसे कि क्या है, जो क्रूड ऑयल है तो उसकी डिमांड में कमी हुई है। आपको पता है कि रशिया के साथ जो मीटिंग हुई थी गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो रशिया ये बोला गया था उसमें कि जो प्रोडक्शन है उसको कम करना है। लेकिन क्या हुआ, सऊदी अरेबिया और ये जो कंट्रीज़ है ये नहीं माने, तो इन्होंने क्या किया, उसको बढ़ाई जो दिया है ना, लेकिन डिमांड जो है वो बिल्कुल कम थी, प्रोडक्शन बढ़ गया था, जिससे क्या ऑयल प्राइसेस वो लगातार क्या होते गए, डाउनग्रेड होते गए। ठीक है, तो ये इसका पूरा इशू है।
और ऐसा नहीं हम यहाँ पे इन्हीं से मिले जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रशिया चाइना के अलावा हम किससे मिले, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान से भी मिले। देन यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन, तो ये किसका कहना है, कांग्रेस ने बोला है कि जॉब आप फ्रीज कर रहे हो सरकार का, है ना, और सरकार का ऐसा कहना है कि no restriction on filing, no restriction on filling up government post and normal recruitments through government agency like staff selection commission, UPSC and railway recruitment board etc will continue as usual without any curbs, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्कुलर है जो 4 सितंबर 2020 को निकाला गया था, that deals with internal procedure for creation of post and does not in any affect or curtail recruitment, तो ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिवराइन ट्रेड रूट ओपन्स, तो ये जो है मुशीगंज पोर्ट है सोनामारा पोर्ट से इन त्रिपुरा सेपाझिला डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ऑपरेशंस में आ गया है। इंडिया बांग्लादेश का इनलैंड वाटरवे रूट ऑफिशियली बिगेन, मतलब शुरुआत हो गई है इसकी। और यहाँ पे क्या है, एज पार्ट ऑफ द रिवराइन ट्रेड रूट वेसल्स विल ट्रेवल ऑन द रिवर गोमती, ठीक है। तो रिवर गोमती जो है त्रिपुरा की लॉन्गेस्ट रिवर है विच क्रिस क्रॉसेस थ्रू सेवरल डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग विद रिवर मेघना, ठीक है। बांग्लादेश में मेघना में ये मर्ज होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्या है स्टेट से होकर गुजरती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, लेट्स सी, यहाँ पे ऑन फायर ऑल टैंकर टाउट टू सेफ्टी, तो जो शिप है कैरिंग जो वहाँ से आ रही थी, कहाँ से, कुवैत से, अभी मैंने लोकेशन दिखाई थी ना, कुवैत की गल्फ कंट्री, तो यहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा था इंडिया को, लेकिन इसमें थोड़ा फायर लग गई, फायर तो श्रीलंकन कोस्ट में लग गई थी। तो यहाँ पे शिप का जो नेम है ये देख सकते हो, MT न्यू डायमंड, ठीक है, MT न्यू डायमंड मोर देन 35 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम श्रीलंका कोस्ट ऑफ टू सेफ वाटर, नो ऑयल स्पिल हैज़ सो फार बीन रिपोर्टेड, तो ये है। यहाँ पे भारत बायोटेक टू मूव टू फेज 2 ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन, और यहाँ पे जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री या उपभोक्ता मंत्रालय, तो उनका कहना है कि जो एक्ट्रेस और ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उनको भी मतलब लाइबल माना जाए एंडोर्समेंट के लिए अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं ना। तो प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग advertisement and necessary due diligence for endorsement or advertisement guideline 2020 by September 18, the 10-page draft in its current form is applicable to manufacturer or service provider whose products and services are the subject of the advertisement, ठीक है, लेकिन उनको भी ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो था द वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमी, तो ये पीछे चिदम्बरम जी ने आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे यही सब चीज़ों के बारे में बात हुई है कि जैसे CMI का डाटा देखें जो हमारी GDP में जो डिक्लाइन हुआ है ना, तो वो बताता है कि अभी कैसी स्थिति है हमारी। एंड दूसरी चीज़ ये कि CMI जो था तो उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द पैंडेमिक एट इट्स पीक 121 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट एंड दीज इंक्लूडेड जो रेगुलर सैलरी जॉब्स थी, कैजुअल जॉब्स थी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो थी वो सब भी इससे खो चुकी है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे बोला गया कि डोंट ब्लेम गॉड, कि गॉड को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनको मतलब क्या करना चाहिए, एक्ट ऑफ गॉड जो था फॉर द डिक्लाइन शुड एक्चुअली बी ग्रेटफुल टू द फार्मर्स एंड द गॉड्स हु ब्लेस द फार्मर्स, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एकमात्र ऐसा सेक्टर था जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है, एंड 3.4% जो ग्रोथ थी, तो ये चीज़ बोला गया। और बाकी हर सेक्टर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वो वहाँ पे भी 39.3, कंस्ट्रक्शन हो 50.3, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट जो है हमारी घटी हुई है ना। इसके अलावा इन्होंने जो है स्लाइड प्रिडेट्स पैंडमिक ये बोला है कि आगे मतलब क्या होगा कि ये एक तरह से हमारे 4-8 सक्सेसिव क्वार्टर्स जो 2018 से 19 और 2019 से 20 जो GDP ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है एवरी क्वार्टर फ्रॉम हाई ऑफ 8.2% टू लो ऑफ 3%। लेकिन मतलब ये बार बार मतलब सरकार को समझाया भी, लेकिन सरकार का ऐसा ही कहना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, रियलिटी में नहीं आए। एंड 3 बोल्ड मूव्स यहाँ पे बताए गए हैं कि मस्ट बी ट्रांसफर्ड, कैश मतलब ट्रांसफ़र होना चाहिए पुअर को, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना चाहिए, और GST कंपेंसेशन जो गैप है ना उसको भी, एंड पार्ट यूज फॉर रिकैपिटलाइजिंग बैंक्स एंड एनेबलिंग to them lend. And the next bold move should be to use the mountain of food grain to put food in the homes for poor family, तो ये चीज़ बोली गई है। थर्ड जो बिग मूव है will be टू डिसेंट्रलाइज पावर, जो स्टेट्स हैं उनको एम्पावर करना चाहिए फाइनेंशियली, और सेंटर को अबेंडन करने चाहिए जो भी उनके एल टाइम अटैम्प्ट है टू इंटरफेयर विद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, रेगुलेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज़ एंड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और
वन नेशन वन एवरीथिंग इज़ अ वेरी बैड आइडिया, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ पे बस शशि थरूर का आर्टिकल था कि आइसोलेशन में उन्होंने कैसे रहे। यहाँ पे है ब्राज़ील फायर्स बर्न 10% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है उसको 10% जो है आग से वो ध्वस्त हो गया है। द फायर्स इन द Pantanal in southwest Brazil raised across an estimate 6,861 square miles between January and August, ठीक है। तो ये है जो नासा की जो रिपोर्ट थी वो है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड हैज़ बीन लॉस्ट टू द फायर स्वीपिंग ब्राज़ील दिस ईयर, तो ये है। एंड जो यहाँ पे मतलब क्यों हुआ ये इतना ज़्यादा, क्योंकि जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनका मतलब प्रायोरिटाइज उन्होंने किसको दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिया रैदर देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, ठीक है। यूथेनेशिया जो है फ्रांस में डिनाइड कर दिया, क्योंकि फ्रेंच लॉ में इसे बोला गया कि जो डेथ है मतलब ये इलीगल है फ्रांस में, तो यूथेनेशिया को डिनाइड कर दिया गया 57 ईयर ओल्ड टू स्टॉप हैविंग फूड मेडिसिन। और ये क्या है मतलब ये इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, उसके बाद भी ये ऐसा हुआ है। फ्रेंच लॉ में ये कि अलाउड नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में क्या यूथेनेशिया अलाउड है, यानी कि क्या आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार है ना। तो इच्छा मृत्यु वैसे होती क्या है, आपको पता होगा कि 2011 से ये स्टार्ट हुआ था। वैसे पहले 1973 में क्या हुआ था, एक बहुत फेमस मतलब केस हुआ था अरुणा शानबाग का, जिनकी अभी 2015 में ही मौत हुई थी। शी वॉज सेक्शुअली ब्रूटली असॉल्टेड, है ना, इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। तो उसके बाद से उनके लिए यूथेनेशिया की डिमांड स्टार्ट होने लगी थी, लेकिन वो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि ये 2018 में ही जजमेंट आया है कि हमारी कंट्री में मार्च 2018 से ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है, जो पैसिव यूथेनेशिया है उसको क्या कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, ठीक है। तो मस्ट भी वो क्या होना चाहिए, इधर टर्मिनली इल, मतलब या तो ऐसा होना चाहिए कोई पर्सन कि या तो वो क्या हो, बिल्कुल इल हो, ठीक है, इल हो, वो नेग्लिजिबल कंडीशन उसकी दिख रही हो कि नॉर्मलेंसी की ओर आएगा, अब नहीं आ सकता, तो तब उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जाएगा, ठीक है। दो तरह के यूथेनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होता है, और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव यूथेनेशिया में होता है कि आप इंजेक्ट करोगे लीगल ड्रग टू इंड्यूस डेथ, है ना। तो ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है इंडिया में कि आप किसी में क्या कर सकते हो, इंजेक्ट करोगे। और ये वाला जो होता है पैसिव वाला क्या होता है कि जो भी मतलब लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, जो मतलब जिससे डेथ रुक रही है ना, तो उसको क्या कर दे, विड्रॉ कर दे, उसको हटा दे। जैसे उन्होंने वेंटिलेटर है उसको हटा दिया जाए, खाना वाना जैसे बंद कर दिया जाए, तो ये सारे पैसिव यूथेनेशिया का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल वे में उसकी डेथ एक तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया की भी मांग हो रही थी, लेकिन इसका ये बोला गया कि इसको काफ़ी ज़्यादा मास लेवल पे इसका मिसयूज़ हो सकता है एक्टिव यूथेनेशिया, क्योंकि कई रिश्तेदारी कर दे, है ना, किसी को मतलब पहले हाँ कुछ भी कर दें, मेंटल टॉर्चर कर दें, उसके बाद उसको बोलते कि इसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं है, और फिर इसको अब एक्टिव यूथेनेशिया दे दो, यानी कि इच्छा मृत्यु दे दो, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग तो इसका मिसयूज़ होने की बात थी, तो इसलिए इंडिया में इसको डिनाइड किया गया। चार्ली हेब्डो अटैक टर्न हर इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वांटेड। चार्ली हेब्डो क्या है, फ्रांस की एक मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर मैगज़ीन। तो पहले डेनमार्क में ये प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद फ्रांस में होने लगे। जनवरी 2014 में क्या थे, इन पर टेरर अटैक भी करे गए थे, ठीक है, जिसमें मतलब इन्होंने फिर क्या किया था, जो 15 जो टेररिस्ट थे, मतलब टेररिस्ट ने इनके जो रिपोर्टर्स थे उनको क्या कर दिया था, हॉस्टाइल में रख दिया था, ठीक है, बंधक बना के रख दिया था, जिसमें 4 भी मर गए, मतलब डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, ठीक है, इस्लामिस्ट, इन्होंने क्या किया था, उनके जो कार्टून है तो वो रिलीज़ किए थे, और इस बार भी इन्होंने ऐसे ही किया है। इस वजह से पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट कर रहा है, और साथ में जो और कंट्रीज़ हैं इस्लामिक कंट्रीज़, तो जो OIC है ना, तो ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया नहीं, सॉरी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, तो वो भी इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, और हम ये फ्रीली, मतलब जो फ्री स्पीच है उसको सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।